गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने कार्डिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ आल्सो नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी। मतलब जब हम लोग ऑर्डर करेंगे, कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो कितना क्वांटिटी ऑर्डर करने का, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सर्टन फिक्स क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज ऑर्डर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री रीचेज द रीऑर्डर पॉइंट। तो ये ऑर्डर कब देनी पड़ती है प्रश्न? तब ये ऑर्डर कब देनी पड़ती है जब अपना मटेरियल का जो स्टॉक है वो रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंचता है। जब ये रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंचता है तो ये अपने को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देनी पड़ती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री दैट मिनिमाइजेस द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अभी एग्जैक्टली होता क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? तो ये क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं जिससे अपना जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टोटल कॉस्ट है वो कम से कम आता है। बाद में टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट आर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। तो दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज है इन्वेंट्री कॉस्ट की, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा होल्डिंग कॉस्ट। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब एग्जैक्टली क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर इनकर्ड ऑन ऑब्टेनिंग एडिशनल इन्वेंट्रीज। मतलब नाम से ही पता चलता है जब भी हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं तो कितना खर्चा लगने वाला है, कितना खर्चा लगने वाला है। जब हम लोग ऑर्डर दे रहे तो कितना खर्चा लगने वाला है उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो उसमें दे इंक्लूड कॉस्ट इनकर्ड ऑन कम्युनिकेटिंग द ऑर्डर। मतलब आप किस माध्यम से कर रहे हो, फैक्स से कर रहे हो, ईमेल से कर रहे हो। तो जो कम्युनिकेशन, ऑर्डर कम्युनिकेशन का आपका सोर्स है उधर कितना खर्चा आ रहा है, बाद में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आ रहा है, तो ये खर्चा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है। दूसरा खर्चा है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है स्टोरेज कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन होल्डिंग इन्वेंट्री इन हैंड। जब आप कौन सा भी स्टॉक होल्ड करते हो या वेयर हाउस पे रखते हो तभी कितना खर्चा आता है, तो ये होल्डिंग कॉस्ट में इंक्लूड है। दे इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मनी हेल्ड अप इन इन्वेंट्री, स्टोरेज कॉस्ट, स्पॉइलेज एक्सेट्रा। तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि सामने हम लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि अपॉर्चुनिटी आज है तो कभी कभी लॉस भी हो सकता है, तो लॉस का कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड होता है। बाद में स्टोरेज कॉस्ट, जो भी हम लोग भाड़ा पे कर रहे हैं वो इसमें इंक्लूड है। जो भी इन फ्यूचर स्पॉइलेज होने वाला है तो स्पॉइलेज का लॉस का अमाउंट भी इसमें इंक्लूड है। तो इन शॉर्ट हम लोग ने देखा कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी में, ईओक्यू में, ये दो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखती है। पहला है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा होल्डिंग कॉस्ट। और कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, अभी ये जो दोनों कॉस्ट है एक दूसरे के ऑपोजिट से। अभी इसमें क्या होता है, लो ऑर्डरिंग कॉस्ट, लो ऑर्डर एट ए टाइम विल इंक्रीज होल्डरिंग कॉस्ट। मतलब इसमें ये उल्टा रहता है कि अगर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, और अगर आपका होल्डिंग कॉस्ट कम है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो ये जब ऑर्डर आप दे रहे हो तो आपको सोच समझ के आपको ये ऑर्डर देना पड़ता है। लो होल्डिंग कॉस्ट, लो इन्वेंट्री विल इंक्रीज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे मैंने बोला था। और उससे कारण क्या होता है, देयरफॉर ईओक्यू अटेम्प्ट्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस। इसके लिए ईओक्यू क्या करता है, एक बैलेंस मेंटेन रखता है दोनों में, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, बाय ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री दैट इज मोस्ट इकोनॉमिकल टू द फर्म। तो इससे क्या होता है, ईओक्यू से जो फॉर्मूला बनता है उससे जो अमाउंट आती है उससे अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बैलेंस में रहता है, और अपने को इकोनॉमिकल भी है, अपने को परवड़ता भी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का इम्पोर्टेंस, साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट डाउन करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ
Importance of scientific inventory control system. Scientific inventory control system, ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अभी ये जो है साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, तो साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू कंट्रोल इन्वेंट्री। अभी इसमें क्या होता है, अलग अलग जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, जैसे जावा है, सी हैश, तो ये सब टाइप के कंप्यूटर प्रोग्राम इधर यूज़ किए जाते हैं इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। द साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ स्टॉक एज वेल एज सब्सटैंशियल डिक्लाइन इन द क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री। तो इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला क्या होता है कि अपना जो स्टॉक है वो प्रॉपर मेंटेन होता है, उधर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं निकलते। जो एक्चुअल और आपका रिकॉर्डेड स्टॉक में होता है तो डिफरेंसेस नहीं होता, और दूसरा आपका उधर शॉर्टेज भी ज़्यादा नहीं होता। तो ये दो एडवांटेजेस है साइंटिफिक इन्वेंट्री मेंटेन करने के। द मेन पर्पज of scientific inventory control is to make available the right level of inventory for production as well as distribution of goods, which in turns bring cost advantage to the firm. तो इसका मेन एडवांटेज आप ध्यान में रखो। इसका मेन एडवांटेजेस क्या है कि जितना मटेरियल आपको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए चाहिए वो आप मेंटेन कर सकते हैं, और जिससे क्या होता है फर्म को एडवांटेजेस भी होता है। बाद में द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन ऑपरेशंस। आपका जो प्रोडक्शन ऑपरेशन है वो कंटिन्यू होते जाता है, किधर भी उसमें रुकावट नहीं आती। बाद में ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो गुड्स है वो टाइम पे मार्केट पे पहुंचता है। जिस टाइम पे कस्टमर्स मार्केट पे आते हैं एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपका जो गुड्स है वो मार्केट में पहुंचता है। बाद में प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन डिमांड, मतलब जो डिमांड में जो प्रोटेक्शन कम ज़्यादा उतार चढ़ाव होते रहते हैं उससे अपने को प्रोटेक्शन मिलता है। बाद में दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन आउटपुट। आपका जो प्रोडक्शन है वो हर महीना या हर हफ्ता सेम ही नहीं होगा, तो फ्लक्चुएशन होते रहेगा, तो उससे भी अपने को प्रोटेक्शन मिलता है। बाद में अगला जो पॉइंट है इफेक्टिव यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अभी एग्जैक्टली वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, हर दिन हम लोग जितना कैश यूज करते हैं उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसका इफेक्टिव यूज हो रहा है, मतलब जिधर चाहिए उधर ही हम लोग खर्चा कर रहे हैं, जिधर नहीं चाहिए उधर खर्चा नहीं कर रहे। बाद में अगला पॉइंट है फैसिलिटेट कॉस्ट रिडक्शन। आपको जो खर्चा आ रहा है वो कम आपको लग रहा है। बाद में रिडक्शन इन रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। अभी ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जब बदलती है तो अपने पास जूनियर टेक्नोलॉजी का अगर स्टॉक पड़ा रहेगा तो वो लॉस में जाने वाला है। तो इससे क्या होता है, अपने को नए टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस पहले से होता है, तो उससे क्या है ऑब्सोलेंस से जो होने वाला लॉस है ना वो कम हो जाता है। बाद में रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के ऊपर जो वर्कलोड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बाद में चेक अगेंस्ट लॉस ऑफ मटेरियल। तो एक हम लोग चेक रख सकते हैं कि मटेरियल का जो लॉस हो रहा है उसके ऊपर हम लोग चेकिंग रख सकते हैं कि किधर जा रहा है, एग्जैक्टली माल किधर जा रहा है, लॉस हो रहा है तो किधर हो रहा है। बाद में फैसिलिटेट कॉस्ट अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ कंपनीज में चल रही है उसको फैसिलिटेट्स करता है। बाद में अवॉइड्स डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द फर्म। तो उधर क्या होता है, अपना जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, हमेशा एक ही काम बार बार करो, तो ये क्या हो जाता है, इसमें कमतरता आ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया और ये आपका टॉपिक भी हो गया। अभी हम लोग सेकंड टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है
कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कि एग्जैक्टली क्वालिटी मैनेजमेंट ये चीज़ क्या है। तो क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सो ऑन। क्या है कि क्वालिटी कौन सा भी डिपार्टमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, भले वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, कौन सा भी एक्टिविटी हो दो, क्वालिटी क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज क्वालिटी रहेगी तो कस्टमर अपने पास आने वाला है, अगर क्वालिटी नहीं रहेगी तो कस्टमर दूसरी पास जाएगा कि दूसरी दुकान उसके पास खुले है। तो क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। तो क्वालिटी इज़ वाइटल नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बट ऑल्सो इन सर्विस इंडस्ट्री। तो आपका जो क्वालिटी है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, ये आपको सर्विस इंडस्ट्री में भी लगता है। बाद में जॉन बैंक डिफाइंस क्वालिटी एज फुल सेटिस्फाइंग एग्रीड कस्टमर रिक्वायरमेंट एट लोएस्ट इंटरनल कॉस्ट। तो ये जो जॉन बैंक है इनका कहना है कि क्वालिटी क्या है कि ये कस्टमर का जो नीड्स है उसको फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके लिए जो खर्चा आ रहा है वो सबसे मिनिमम खर्चा आपको लग रहा है। बाद में द प्रोडक्ट मस्ट कन्फर्म टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। तो जो प्रोडक्ट का आप लोग डिज़ाइन करने वाले हो वो एकदम लोगों को कंफर्टेबल लगना चाहिए उनको हैंडलिंग करने के लिए, विच आर आइदर एग्रीड अपॉन विद द कस्टमर और डिटरमाइन इन एडवांस बाय क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब ये डिज़ाइन कैसे रखने का कैसे पता चलेगा, आइदर हम लोगों ने कस्टमर से पहले से इस चीज़ का जानकारी ली होगी या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अपने को बताया रहेगा। तो ये दो ही चांसेस है जिधर अपने को पता चलता है कि कस्टमर क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टू एंश्योर दैट द आउटपुट क्वालिटी कन्फर्म्स टू द प्रोडक्ट डेटा स्पेसिफिकेशन देयर इज़ अ नीड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ के लिए क्या चाहिए आपको, एक अच्छी इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ फोकस नॉट ओनली ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी बट ऑल्सो द मीन्स टू अचीव इट। तो ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, ये सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी तक सीमित नहीं है, तो उसमें वो मीन्स भी शामिल है जिससे आप प्रोडक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव कर सकते हैं। जो क्वालिटी आपको चाहिए, जो अचीव करने के लिए जो चीज़ें लगती है वो भी उसमें शामिल है। बाद में क्वालिटी मैनेजमेंट देयरफॉर यूजेस quality assurance and control process as well as product to achieve more consistency result। तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट आपको एक एश्योरेंस दे रही है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की क्वालिटी आपके यहाँ से अचीव हो जाएगी, और वो जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट रहेगी, मतलब हमेशा कंटिन्यूसली वो अचीव होती रहेगी। बाद में इन्वेस्टोपोडिया जो आपका इंटरनेट का है, इन्वेस्टोपोडिया, तो डिफाइंस क्वालिटी मैनेजमेंट एज द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल एक्टिविटीज एंड टास्क नीडेड टू मेंटेन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सेलेंस। तो ये जो इन्वेस्टोपेडिया है इनका कहना है कि क्वालिटी क्या है कि बार बार आप अपने एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करो, ओवरसी करो, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तभी आप स्टेप ले सको कि क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग एंड एश्योरेंस एज वेल एज क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें इंक्लूड होता है क्वालिटी प्लानिंग करना। क्वालिटी प्लानिंग करने से क्या होता है, एक एश्योरेंस मिलता है कि क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो क्वालिटी प्लानिंग ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में अगला जो पॉइंट है डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इधर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वालिटी डायमेंशन रेफर्स to those aspects against which the quality of a product can be judged or measured। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो एग्जैक्टली क्वालिटी डायमेंशन क्या है, तो क्वालिटी डायमेंशन में वो सब एस्पेक्ट इंक्लूडेड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको जज कर सकते हैं या उसको मेजर कर सकते हैं। अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये हम लोग ने इधर लिखा है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है परफॉर्मेंस, दूसरा क्या है फीचर्स, परफॉर्मर फीचर्स। बाद में आगे चल के ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला परफॉर्मेंस है, दूसरा फीचर्स है, उसके बाद रिलायबिलिटी, कन्फर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसबिलिटी, एस्थेटिक्स, परस्यूट क्वालिटी। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ईच डायमेंशन इज सेल्फ कंटेंट एंड डिस्टिंक्ट।
हर एक डायमेंशन एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से यूनिक है. फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी रैंक हाई ऑन वन डायमेंशन एंड लो ऑन अनदर. तो इधर चांसेस क्या होता है कि अगर हम लोग की क्वालिटी के वाइज एक प्रोडक्ट को परख रहे हैं, तो एक क्वालिटी अगर हम लोग लेंगे, एक इसका जो अगर फीचर लेंगे तो उससे वो सबसे टॉप में हो सकता है, और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में वो सबसे बॉटम भी हो सकता है. तो ये हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. हाउएवर इन ईच केस द डायमेंशंस आर इंटर रिलेटेड. लेकिन ये जो डायमेंशंस है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. समटाइम्स एन इम्प्रूवमेंट इन वन मे बी अचीव्ड ओनली एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक में इम्प्रूवमेंट लाना है तो आपको दूसरे के लिए खर्चा करना पड़ता है. एंड अदर टाइम्स टू डायमेंशंस लाइक रिलायबिलिटी एंड कन्फर्मेंस में मूव टुगेदर. कभी कभी क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा डायमेंशंस के लिए की भी एक ही खर्चे की ज़रूरत है, ऐसे भी हो सकता है. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. द वेरियस डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी आर ब्रीफली एज फॉलोज. तो क्या क्या डायमेंशन है ना, वो हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या डायमेंशन है वो है परफॉर्मेंस. तो परफॉर्मेंस क्या है? इट रेफर्स टू द प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये एक ऑपरेटिंग है. ऑपरेशंस मतलब जो कामकाज चल रहा है उसको ऑपरेटिंग बोलते हैं. तो परफॉर्मेंस ये सबसे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्रोडक्ट की. अभी एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन अ टेलीविजन सेट द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड इंक्लूड साउंड एंड पिक्चर क्लियरिटी, कलर एंड एबिलिटी टू रिसीव डिस्टेंस स्टेशंस. अभी समझो आप टीवी परचेस करने जाते हो, तो टीवी में आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो? तो सबसे पहला आप क्या देखोगे, उसका आवाज़ प्रॉपर आ रहा है क्या, उसका आवाज़ प्रॉपर आ रहा है क्या, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है. बाद में जो कलर्स आ रहे हैं वो कलर्स आपको बराबर दिख रहे क्या नहीं दिख रहे, और उसमें जो स्टेशंस वो चैनल बदल के जो स्टेशंस पकड़ता है या चैनल्स पकड़ता है वो प्रॉपर चैनल्स पकड़ रहा है, मतलब उसका जो रिसेप्शन वो प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है. ये एक टीवी परचेस करते टाइम आप ये सब क्वालिटी उसमें देखेंगे. अगर कौन सा सर्विस ले रहे हो, फॉर एग्जांपल होटल से आप सर्विस ले रहे हो, इन सर्विस इंस्टीट्यूशंस लाइक होटल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑफन द क्वालिटी ऑफ सर्विस. तो अगर सर्विस इंस्टीट्यूशन में आप क्वालिटी देख रहे हो तो कैसे टाइप की सर्विस आपको मिल रही है, कि होटल में वेटर बराबर आपको प्रॉपर सर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो खाना आपको मिल रहा है उसका टेस्ट प्रॉपर है कि नहीं, उसका जो क्लीननेस है, होटल कितना क्लीन है, ये भी बहुत मायने रखता है. The connection between the performance and quality is equally dependent on circumstances. अभी इसमें क्या है, परफॉर्मेंस और क्वालिटी लगभग ये सेम ही है, इक्वली डिपेंडेंट है. जो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर. वेदर परफॉर्मेंस डिफरेंसेस आर परफ्यूड एज क्वालिटी डिफरेंसेस नॉर्मली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस. अभी हर एक का कैसे रहता है कि इंडिविजुअल जो प्रेफरेंस है, हर एक को कैसे लगता है उसके ऊपर अपना ये जो परफॉर्मेंस से डिपेंडेंट है. हर एक का कैसे रहता है, परसेप्शन अलग अलग रहता है, तो वो हिसाब से परफॉर्मेंस भी इधर अलग अलग होने का चांस है. फिर अगला जो डायमेंशन है वो है फीचर्स. फीचर्स मतलब उस प्रोडक्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. दे आर द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सप्लीमेंट द प्रोडक्ट बेसिक फंक्शनिंग. तो ये सबसे पहला प्राइमरी हम लोग ने देखा एक परफॉर्मेंस है. दूसरा ये जो सेकेंडरी देखते हैं कि इसमें फीचर्स कौन से हैं. एग्जाम्पल, इंक्लूड फ्री ड्रिंक ऑन अ प्लेन फ्लाइट ऑटोमेटिकली टर्नर्स इन अ टीवी सेट. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक प्लेन का अगर टिकट ले रहे हैं तो उसमें फ्री ड्रिंक मिलता है, ये उस प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है. या ऑटोमेटिकली चैनल चेंज होते हैं कलर टीवी में, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो ये फीचर्स में आता है. ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा है ये फीचर्स के एग्जाम्पल है. इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू ड्रॉ लाइन सेपरेटली प्राइमरी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्मेंस फ्रॉम सेकेंडरी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी इसमें कैसा है कि उसका परफॉर्मेंस और उसके फीचर्स में हम लोग उनको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. फीचर्स लाइक परफॉर्मेंस इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल एट्रीब्यूट्स, देयर ट्रांसलेशन इनटू क्वालिटी डिफरेंसेस
इज इक्वली अफेक्टेड बाय द इंडिविजुअल प्रेफरेंस। तो कैसे रहता है कि एक परफॉर्मेंस भी एक फ्यूचर ही है उसका, और उसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, एट्रीब्यूट्स, मेजरेबल एट्रीब्यूट्स भी आते हैं। बाद में जो ट्रांसलेशन होता है तो वो हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था कि वो इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर है। इंडिविजुअल एक आदमी ने उसको कैसे बनाया तो उसके ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है। बाद में अगला पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट, उसके ऊपर कितना ट्रस्ट रख सकते हैं। इट रेफर्स टू द डिपेंडेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वो कितना अपने को काम में आएगा। रिलायबिलिटी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट टू कंज्यूमर्स एट ब्रेकडाउन टाइम एंड बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। तो उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि ब्रेकडाउन टाइम मतलब क्या, जब मशीन बंद रहती है तो वो टाइम को ब्रेकडाउन टाइम बोलते हैं। और मेंटेनेंस, तो उसका जो ब्रेकडाउन टाइम है और मेंटेनेंस लोगों को कॉस्टली लगता है। तो कंज्यूमर्स ऑफ कंप्यूटर्स, कॉपिंग मशीन, ऑटोमोबाइल, आर्ट, ईच सच अदर प्रोडक्ट एक्सपेक्ट एटलीस्ट बैकग्राउंड्स और फेलियर रेट। तो इनका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि ब्रेकडाउन कम से कम आए और जो फेलियर रेट भी कम से कम आए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बना सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द सर्ज इन इंटरेस्ट इन रिलायबिलिटी हाउएवर हैज़ बीन द सक्सेस ऑफ जापानीज मैन्युफैक्चरर्स whose superiority on this dimension of quality has given a competitive edge in industries as diverse as a camera, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन टूल्स एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। अभी इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है वो जापानीज मैन्युफैक्चरर ने दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, कंज्यूमर जो कैमरा है उसमें इम्प्रूवमेंट किया है, मशीन टूल्स में इम्प्रूवमेंट किया है और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में भी इम्प्रूवमेंट किया है। बाद में पॉइंट है कन्फर्मेंस। अभी रिलेटेड डायमेंशन ऑफ क्वालिटी इज द कन्फर्मेंस और द डिग्री of each product design and operating characteristics meet pre-established standards। अभी कन्फर्मेंस मतलब क्या है कि वो कितना इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट बना है, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से ज़्यादा है या कम है, ये देखना मतलब कन्फर्मेंस। कन्फर्मेंस रेफर्स टू मीटिंग स्पेसिफिकेशन। तो कन्फर्मेंस एग्जैक्टली क्या है, जो भी स्पेसिफिकेशन एज पर प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड के हिसाब से है उनको मीट करना, उनके अनुसार अपना काम होना चाहिए। ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्वॉल्व स्पेसिफिकेशन ऑफ सम सॉर्ट। अभी जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसमें सभी टाइप के स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत है। बोथ रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस आर क्लोजली टाइड टू ईच अदर। अभी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। Improvement in both measures normally translates directly into quality gains। तो अगर दोनों में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, अपने डायरेक्टली क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होती है। बिकॉज डिफेक्ट्स, फील्ड फेलियर्स एंड प्रोसेसिंग एरर्स आर रिगार्डेड एज अनडिजायरेबल बाय वर्चुअल और कंज्यूमर्स। क्योंकि ऐसे डिफेक्ट्स होंगे या ऐसे फेलियर्स होंगे या प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आएगा तो वो कंज्यूमर्स लोग नहीं चाहते जब वो उसको परचेस कर रहे हैं। दे आर देयरफॉर रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ क्वालिटी एंड आर लेस लाइकली टू रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। तो इससे क्या होता है कि ये जो है आपका क्वालिटी के ऊपर, आपके क्वालिटी के ऊपर उसका कम रिफ्लेक्शन दिखेगा और ज़्यादा आपका इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के ऊपर आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है। टिपिकली ड्यूरेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ यूज वन गेट्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट बिफोर इट फिजिकली डिटोरिएट्स। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है, कोई भी पर्सन उसको यूज़ ख़त्म करने से पहले उसका कितना वो प्रोडक्ट का यूज़ उसको हो रहा है। फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब आफ्टर सर्टेन आवर्स ऑफ यूज़ तो एक लाइट बल्ब है तो वो कितने घंटे काम करता है, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे तब से वो रिप्लेस करने तक,
तो वो कितना घंटा काम कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी। तो इधर बल्ब का रिपेयर पॉसिबल है क्या? नहीं है, रिपेयर इज इम्पॉसिबल। द ड्यूरेबिलिटी बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट वेयर रिपेयर बिकम इम्पॉसिबल। तो इधर कैसे रहता है, ड्यूरेबिलिटी को हम लोग कमिट नहीं कर सकते, तो जितना हो रहा है वो अपने को खर्चा उसका करना ही पड़ेगा, उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस एबिलिटी। तो इट रेफर्स टू स्पीड, कॉम्पिटेंस एंड ईज ऑफ रिपेयर्स। तो ये इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सबसे पहले तो स्पीड है, बाद में कॉम्पिटेंस है, और कितना इजीली हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सर्विस एबिलिटी में शामिल है। कंज्यूमर्स आर कंसर्न नॉट ओनली ऑफ प्रोडक्ट्स ब्रेकडाउन बट ऑल्सो अबाउट द elapsed टाइम बिफोर सर्विस आर रिस्टोर्ड। तो कंज्यूमर का कंसर्न क्या है, सिर्फ ब्रेकडाउन से नहीं है, ताकि जो टाइम लग रहा है वो प्रोडक्ट रिपेयर करने के लिए, तो उसका भी कंसर्न कंज्यूमर्स को होता है। द टाइमलीनेस विच सर्विसेज अपॉइंटमेंट आर केप्ट, द नेचर ऑफ द डीलिंग with service personnel and frequency with which service call और repairs fall to correct outstanding problems। तो ये किसके ऊपर निर्भर होता है, जो भी कॉल हम लोग रिसीव कर रहे हैं उस टाइम से लेके कॉल पूरा करने तक कितना टाइम लग रहा है, उसके ऊपर ये निर्भर रहता है। कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर और तो जो कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर से आर ऑल्सो लाइकली टू अफेक्ट कंज्यूमर्स अल्टीमेट इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। तो ये जो कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर है वो भी अल्टीमेट फीडबैक में आ जाता है कि हम लोग ने प्रोडक्ट बेचते वक्त बराबर बेचा, लेकिन उसको आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रही है, तो सर्विस एबिलिटी या कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर वो भी उतना ही उसमें मायने रखता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एस्थेटिक्स। तो अगला जो पॉइंट है एस्थेटिक्स, तो इट रेफर्स टू साइंस और फिलॉसफी ऑफ ब्यूटी। तो ये रेफर करता है कि जो भी हम लोग ने एक डिज़ाइन किया है वो ब्यूटी क्यों है या वो सुंदर क्यों है, उसका साइंस और फिलॉसफी को एस्थेटिक्स दर्शाता है। इट इज़ क्लियरली अ मैटर ऑफ पर्सनल जजमेंट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। तो ये जो है, ये आप जो बोल रहे हैं कि ये अपने पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो इंडिविजुअल के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन, उसकी छवि क्या मैटर करता है उसके ऊपर ये दर्शाता है। हाउएवर दिस अपीयर्स टू बी सम यूनिफॉर्मिटी एंड तो आपको मैं क्या बता रहा था कि ये जो है पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो इंडिविजुअल के प्रेफरेंस क्या क्या है उसका एक रिफ्लेक्शन है। हाउएवर देयर अपीयर्स टू बी सम यूनिफॉर्मिटी इन कंज्यूमर रैंकिंग्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स। लेकिन जो भी कस्टमर रैंकिंग दे रहे उससे कुछ ना कुछ तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इन सर्वे ऑफ फूड आइटम्स most consumers included that high quality of food is associated with a rich flavor, natural taste fresh, good aroma and look। तो जब फूड आइटम्स का जब सर्वे किया था तो ब्लड तो मैं आपको बता रहा था, एग्जाम्पल बता रहा था कि जब फूड आइटम्स का जब सर्वे किया जाता है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी देखता है कि सबसे पहला उसमें फ्लेवर कौन से है, नेचुरल टेस्ट है क्या, टेस्ट फ्रेश है क्या, बाद में गुड अरोमा और उसका जो प्रेजेंस है वो अच्छा दिख रहा है क्या, वो तो ये सब देखता है। बाद में परस्यूड क्वालिटी, कंज्यूमर्स डू नॉट ऑलवेज possess
complex information about a product or सर्विस एट्रीब्यूट्स। तो कंज्यूमर कैसे रहता है, जो भी हम लोग ने मटेरियल दिया रहेगा उसको ज़्यादा रेफरेंस नहीं देते। फ्रीक्वेंटली इनडायरेक्ट मेजर्स तो कैसे रहता है कि कंज्यूमर्स को इतना वो सोच नहीं सकते कि पर्टिकुलर सर्विस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फ्रीक्वेंट इनडायरेक्ट मेजर्स आर ओनली बेसिस ऑफ कंपेयरिंग ब्रांड्स। तो कुछ कुछ मेजर ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंपेयरिंग करने के लिए रखे जाते हैं। ब्रांड इमेजेस, ब्रांड नेम्स एंड एडवर्टाइजिंग रिफ्लेक्ट्स perception of quality rather than the reality itself। तो ब्रांड इमेजेस, ब्रांड नेम और एडवर्टाइजिंग ये क्वालिटी दर्शाता है, रियलिटी से ज़्यादा ये क्वालिटी दर्शाता है। Nowadays consumer pursue high quality in advertised brand rather than at unadvertised brand। आजकल के लोग जो एडवर्टाइजमेंट ब्रांड है उसको ज़्यादा प्रेफर देते हैं अनएडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, तो ये पॉइंट खत्म हो गया। ओके, तो ऊपर का क्वेश्चन हो गया। अभी अगला जो क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी टाइप्स। तो इधर इन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स क्वालिटी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज मीन टू क्वांटिटी द टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिलेटेड एफर्ट्स एंड एफिशिएंसी। तो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या रहता है, ये एक टोटल कॉस्ट है जो क्वालिटी रिलेटेड एफर्ट्स और डेफिशिएंसी से रिलेट करता है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय अर्मंड वी फेगॉन इन 1956 हार्वर्ड रिसर्च रिव्यू आर्टिकल टाइटल टोटल क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सबसे पहला डिस्क्राइब कब हो गया था, 1956 में अर्मंड वी फेगॉन ने 1956 में हो गया था। इसमें हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में ये टोटल एक आर्टिकल लिखा गया था जिसका नाम था टोटल क्वालिटी कंट्रोल। तो ए बी फेगनबॉम आइडेंटिफाइड 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। तो उसने 4 टाइप के क्वालिटी कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहला जो है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा है अप्रेजल कॉस्ट, फिर इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो अभी उससे पहले क्या होता था, प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी द जनरल परसेप्शन वाज द हायर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्वालिटी का उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले जनरल परसेप्शन हायर क्वालिटी का क्या था कि उसको खर्चा ज़्यादा लगता है। इधर बायर को मटेरियल परचेज करने के लिए या मटेरियल से परचेज करने के लिए या समझो वो रेंट पे ले रहा है तो हायर करने के लिए। दस द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड ऑन नॉट क्रिएटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी किसको रेफर करता है कि आप अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं बना रहे, उसके खर्चे को रेफर कर रहे हैं। बाद में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन से क्वालिटी कॉस्ट के टाइप से। सबसे पहला जो है हम लोग अभी प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो ये 4 टाइप के कॉस्ट है। सबसे पहला जो है प्रिवेंशन कॉस्ट। तो इट इज़ वाइटल टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स रादर देन फाइंडिंग एंड रिमूविंग देम फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिफेक्ट्स को आप प्रिवेंट करो, आने से रोको, रादर देन उनको ढूंढो और बाद में रिमूव करो। तो आने से पहले उनको निकाल दो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रिवेंशन कॉस्ट बोलते हैं।
तो सम एग्जांपल्स ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट आर, कुछ एग्जांपल्स हम लोग ने दिए हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स क्या है। इम्प्रूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको सबसे पहला इम्प्रूव करना। दूसरा क्वालिटी इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्वालिटी होना चाहिए। बाद में क्वालिटी सर्कल्स, वर्कर्स लोगों का एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसको क्वालिटी सर्कल्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, तो अपने जो कंट्रोल रखना है वो स्टैटिस्टिकल मेथड से रखना है। सुपरविजन ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन को तो मैं आपको बता रहा था कौन से प्रिवेंशन कॉस्ट है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, फिर इंजीनियरिंग का जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, फिर क्वालिटी ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग अच्छी देनी चाहिए, फिर क्वालिटी सर्कल्स, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए क्वालिटी प्रोग्राम में, फिर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या है कि उसका अपने को स्टैटिस्टिक्स बताता है कि ये प्रोसेस करने के लिए एग्जैक्टली उसका पोजीशन क्या है। फिर सुपरविजन ऑफ प्रिवेंशन, जो भी प्रिवेंशन हम लोग कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करना। फिर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तो जो प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो। बाद में टेक्निकल सपोर्ट्स टू सप्लायर, सप्लायर को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्वालिटी डेटा गैदरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, तो जो डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्वालिटी होना चाहिए और उसमें एनालिसिस और रिपोर्टिंग हम लोग को करने को जमना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट will take priority because it is much less costly to prevent defect than to correct one। तो अभी प्रिवेंशन कॉस्ट में कॉस्ट को अपने को प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि उसको बहुत कम खर्चा आता है कि अगर हम लोग उसको इम्प्रूव करने गए तो खर्चा ज़्यादा लगता है। तो प्रिवेंशन कॉस्ट में एज फार एज पॉसिबल नया चेंज करना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इससे क्या पता चलता है अपने को, कभी भी आप इलाज करने से अच्छा प्रिवेंट करो ताकि हम लोग सेफ रहे। एंड सो इट ऑल्सो अप्लाइज टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो इसलिए ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को अप्लाई करते हैं। किती वेळ? एक 5 मिनट लवकर जा। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, मतलब इलाज करने से अच्छा है आप प्रिवेंशन लो, तो उससे क्या होता है आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना वो बनी रहती है। द अर्लियर वन डिटेक्ट्स एंड प्रिवेंट्स अ डिफेक्ट द मोर कैन बी सेव, तो जो पहले वाला है वो डिफेक्ट को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद का जो है हमें करेंगे, तो अभी अपना प्रिवेंशन कॉस्ट अभी और 3 करने का है, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, लोग अगले लेक्चर को करेंगे। अपना लेक्चर अभी ख़त्म करते हैं। सबको थैंक यू।